किस तरह से अपने पार्टनर को दोबारा से हासिल कर सकते हैं या एक्स को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अपने पार्टनर को सेपरेशन के बाद किस तरह से मतवज्जे कर सकते हैं अपनी तरफ, क्योंकि आप रिलेशनशिप दोबारा से चलाना चाहते हैं। ये कोई ऐसी डार्क साइकोलॉजी नहीं है, किसी किस्म की ऐसी ट्रिक्स नहीं बताने वाली आपको जिससे आप दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सिर्फ और सिर्फ कूल एंड काम रह के आपने ये 6 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, कुछ भी नहीं करना और सब कुछ कर जाना है। अब देखते हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप कुछ ना करके भी सामने वाले को अपने सामने बिठा सकते हैं। दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करने के लिए। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि जी वो मोहब्बत ही क्या जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक बात याद रखें कि कोई भी रिलेशनशिप जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर चलता है तभी ऐसी नह जाती है जब आपको ऐसी वीडियोस देखनी पड़ती हैं। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, मैं रूल नंबर 1 बताने वाली हूँ। गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि क्या हुआ था। सबसे पहले आपको अपनी मेमोरी फ्रेश करनी है और उस बात के बारे में सोचना है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, ये सेपरेशन हुई, सामने वाला आपको छोड़ के चला गया या आप दोनों ने ही फैसला कर लिया एक दूसरे को छोड़ने का। उस पर गौर करना है, लिख लेना है क्या वजूहत थी और ऑनेस्टी के साथ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपकी तरफ से गलत थे और सामने वाले के भी लिख लेने हैं कि उसने जो आपके साथ गलत किया। गलत मीन्स ये नहीं है कि आपको गलत लगा, एक्चुअल में ऑनेस्टी के साथ ये देखना है जो चीज़ अखलाकियात से गिरी हुई थी रिलेशनशिप में कभी ऐसी चीज़ आई नहीं और वो हुआ। क्योंकि जब आप सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं ना तो तब आपको रियलाइजेशन होती है कि क्या वजूहात रही थी जिस बेस पर आप अलहदा हो गए। रिग्रेट भी तभी आता है और गलतियों का भी तभी एहसास होता है। सामने वाले की गलतियां होने के बावजूद वो अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है जैसे 80% आपकी प्रॉब्लम थी या आपके अंदर फॉल्ट था और सामने वाले का कुछ कम ही था। और अगर ऐसा आपको नहीं लग रहा तो तब शायद आपको थोड़ा सा और वक्त चाहिए इस तरह से रिलेशनशिप दोबारा से मेंटेन करने के लिए। और इन 6 पॉइंट्स को कहीं तय लगा के रख लीजिए और जब आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ कुछ गलत हुआ है मेरी तरफ से, तो तब दोबारा से इस वीडियो को खोल के देखिएगा। ये कहने की एक ख़ास वजह है, जिस वक्त आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता और आपको सामने वाले में ही सारा का सारा फॉल्ट नज़र आ रहा होता है, तो तब इन रूल्स को आप उस तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जितना ये फ़ायदा आपको दे सकते हैं। जब आपको अपनी एक गलती का उसकी 4 गलतियों के सामने भी नुकसान ज़्यादा लगे तो तब ही आप रिलेशनशिप को दोबारा से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश तो करेंगे, आपका दिल तो चाह रहा है वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन वो दिमागी गेम है, इसीलिए आपका दिल चाह रहा है। ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल इफ़ेक्टिव क्यों रहता है? वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मेन वजह मैं आपको बता देती हूँ। जिस वक्त भी आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं और नो कॉन्टैक्ट रूल अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो तब सामने वाले पर वही कंडीशन आ जाती है जो पहले पॉइंट्स में मैंने आपको बताई। उसको भी अपनी गलतियां ज़्यादा लगने लग जाती हैं और आपकी कम, तो फिर वो भी इनिशिएट लेने के लिए बेताब हो रहा होता है। और जब भी आप अपनी वैल्यू रीस्टोर करते हैं थ्रू नो कॉन्टैक्ट, तो तब आपको अपनी की हुई हरकत कम वैल्यूएबल लगती हैं, सामने वाले की ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं, तो तब आप इनिशिएट लेते हैं या दोबारा से उस कंडीशन में आते हैं कि आप रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकें। साइकोलॉजी तो नो कॉन्टैक्ट की आपको पता ही है। हमारा दिमाग जो चीज़ कम मिलती है उसके पीछे भागता है। आपका बहुत बहुत ज़्यादा बात करने के बाद या बहुत ज़्यादा करीब रहने के बाद जब रिलेशनशिप टूटता है या टूटने की तरफ जा रहा होता है या सेपरेशन हो चुकी होती है, तो तब नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल मरहम का काम करता है। आपका दिमाग सामने वाले की वो अच्छी अच्छी बातें सामने लेकर आता है
जो कि आपने उसके होते हुए महसूस नहीं की थी। ये चीज़ सपोर्ट करती है, और जितने भी रूल्स हैं वो इसके गिर्द ही घूम रहे हैं। तीसरा पॉइंट है खुद पर तवज्जो देने का। नो कॉन्टैक्ट में भी ऐसा ही है, रूल्स का पार्ट है, लेकिन सेपरेटली बता रही हूँ कि आपके एक्स को कौन सी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वजह कुछ भी रही हो, पहले पॉइंट में आपने वजह कुछ भी लिखी हो, ये याद रखिएगा कि जब भी आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप को इस नॉर्मल दुनिया से अपग्रेड करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो लोग आपकी तरफ आते ही हैं, इंक्लूडिंग दैट पर्सन जिसके साथ आपने लाइफ गुजारी और ब्रेकअप हो गया। इर्द गिर्द के सब लोग आपकी तरफ आते हैं। पहले कभी आपने अपनी पर्सनालिटी पे तवज्जो दी हो, लेकिन ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद, किसी रिलेशनशिप के टूटने के बाद जो एनर्जी उस रिलेशनशिप को मिल रही थी, उसको एक नया रास्ता मिलता है। एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, रास्ता शक्ल चेंज कर लेती है। तो वो मोहब्बत जो कि सामने वाले इंसान को मिल रही थी, जिससे आप अलहदा हो गए, वो सारी आप नो कॉन्टैक्ट की वीडियोस देखकर, जो कि यूट्यूब पे जाकर आप नो कॉन्टैक्ट की फ़ोल्डर को खोल कर देख सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग पहले से बहुत ज़्यादा होगी। और सब लोग कहेंगे ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका बताया हुआ है छोटी छोटी वीडियोस में। तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। वो मोहब्बत जो इस इंसान को मिल रही थी, अब आपने अपने ऊपर लगा दी और ग्रूमिंग होने लगी आपकी, तो वो क्यों नहीं आएगा आपके पीछे। अच्छा, ये काम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली शायद आपको करना पड़े। सामने वाले को ऐसी चीज़ें आपने ट्रिगर करवानी है, ये थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा ना, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन तब भी इसमें प्लीज़ मैनिपुलेशन ना समझिएगा। अगर आप दोबारा से रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, उसकी मुरम्मत करना चाहते हैं, उसकी हालत ठीक करना चाहते हैं, तो तब अगर ऐसा कुछ कर भी लेते हैं तो ये मैनिपुलेशन में नहीं आता, ना ही डार्क साइकोलॉजी में आता है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिकली अगर आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं या कुछ याद दिला रहे हैं इनडायरेक्टली, तो लोग कहते हैं ओहो ये तो डार्क साइकोलॉजी है और ये आप उसके माइंड के साथ खेल रहे हैं। कुछ अच्छा करने के लिए अगर आप माइंड का इस्तेमाल कर भी रहे हैं और आपको आ गया है तरीका, तो इसमें बुरा क्या है, नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आनी है अपने एक्स के सामने जो कि उसके इमोशंस को हिट करे, ट्रिगर करे पॉजिटिवली, ना कि ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आना है या कहीं आमना सामना हो गया तो याद दिलाना है जो कि उसकी गिल्ट का बाइस बने। ये चीज़ सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है और वापस आने पर मजबूर भी कर सकती है। अपने अंदर चेंज बार बार बोल कर नहीं करना कि अगर कुछ ग्रूमिंग हो रही है, कुछ नया कर रहे हैं, आपके एक्स की कोई ख्वाहिश थी कि आप कुछ ऐसा काम कर लें जिसमें अच्छी अर्निंग हो, या कुछ ऐसा काम कर लें जिसमें आपकी पर्सनालिटी बूस्ट करे, तो आप करें और उसको एहसास दिलाएं या उसको फ़ोन करके बता दें या किसी के थ्रू उसको मैसेज डिलीवर करवा दें। बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्शन पर फोकस करें, काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा। जब ये सारे रूल्स या ये सारे पॉइंट्स पूरे हो जाएं और इनको आप फॉलो कर लें, तो तब आपने आहिस्ता आहिस्ता री एंट्री करनी है, बिल्कुल नेचुरली। माइट बी पॉसिबल ये सिचुएशन आप पर 4-6 माह बाद आ जाए, या हो सकता है 1 साल भी लग जाए, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही सेपरेशन के वक्त कि आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा शो किया, तो अगर आप 3-4 महीने बाद रब्ता कर भी लेंगे तो आपके एक्स को इस बात का एहसास नहीं होगा कि अगर आप उस वक्त इतना गुस्सा कर रहे थे और इस वजह से ब्रेकअप हुआ तो अब आप बहुत कूल एंड काम होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने एक्ट के साथ दिखाना होगा कि आप चेंज हो गए हैं, और ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता कि आप किसी एक एक्ट पे करें। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, 4 महीने बाद रब्ता कर भी लेते हैं और अगर गुस्से की वजह से या आपकी पर्सनालिटी के किसी फॉल्ट की वजह से आपकी सेपरेशन हुई, तो वो नहीं जाने वाला जब तक आप उस पर प्रॉपरली काम ना करें, और ऐसी चीज़ें टाइम तो लेती हैं। तो इसीलिए प्रॉपरली काम करना है, और अगर नहीं हुआ और बेचैन होकर अपने कुछ हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से
रब्ता कर लिया तो याद रखें दोबारा से ब्रेकअप होगा। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, आपकी खामोशी, आपके ये एक्ट जो कि मैंने शुरू में बताए हैं, वो सामने वाले के अंदर एक डेस्परेशन पैदा करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। वो ख़ुद भी अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और रब्ता करते हैं तो उसकी वजह ही ये दिमागी सिचुएशन होती है जो वो आपसे रब्ता करते हैं। पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये मैं आपको 2 पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ जो कि ओवरऑल इन 6 पॉइंट्स को बूस्ट देते हैं या कैटलिस्ट का काम करते हैं। खामोशी से अगर इनको फॉलो करते रहेंगे और इन पे यकीन करके अपने आप को इमोशंस में बहकर राब्ता करने पर मजबूर नहीं करेंगे कि ओहो ये वजह है, ओहो इस वजह से राब्ता कर लिया, रीज़निंग फजूल की नहीं देंगे, तो तब ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ आ जाएं। और एक और रूल जो कि कैटलिस्ट का काम करता है वो होती है पुश एंड पुल टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी आपने उनको किसी ज़रिए से इमोशनली ट्रिगर किया, नॉट गिल्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूटीन बना लें कि हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार ऐसा करना है। तो कुछ ऐसे एक्ट करना होता है कि नेचुरल लगे सब कुछ। कभी कर लिया, कभी दूसरी तरफ तवज्जो दे दी, यानी कि अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर, तो उससे बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत फ़ायदा होता है। टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि आपके जो 6 पॉइंट्स हैं वो तब इंक्रीज़ होते हैं जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन सब का सही वक्त पे इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल दे के बताती हूँ। अगर आपको पता चल गया कि सामने वाला अच्छे मूड में नहीं है और आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने उसको कोई अच्छी याद ट्रिगर करवानी है, वो जो हमारे 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, समझे आप किसी एक ही जगह पे काम करते हैं और उस वक्त आपने ये अप्लाई किया जब वो अच्छे मूड में नहीं है, गुस्से में भी देख लिया, तो आप सोच रहे हो कि शायद उसका अच्छा मूड हो जाए। ये वक्त आपके लिए नहीं है। जब आप उसका अच्छा मूड देखें तो तब आपने देखना है उसको अप्लाई करके कि उसका रिज़ल्ट आएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग सेपरेट हो जाते हैं, जिनका ब्रेकअप हो जाता है, वो बाद में भी किसी एक प्लेस पे रहें। वो अक्सर औकात ऐसी डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे बाद में मिलना जुलना नहीं होता। तो और जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपने उस वक्त के हिसाब से अप्लाई करना है जो कि सही वक्त है, वो आपको देखना है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आपकी लड़ाई किसी ऐसी बात पे हुई या ब्रेकअप किसी ऐसी बात पे हुआ जो कि आपकी पर्सनालिटी का फॉल्ट था, तो जब तक आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करेंगे तब तक आप उससे रब्ता ना करें तो बेहतर है। अगर आप सोचें कि जी मैं काबू कर गया हूँ 2 महीने या 3 महीने बाद, तो आपको नहीं रब्ता करना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 महीने में इस तरह की आदतें जो कि आपके अंदर बहुत अरसे से होती हैं उनको नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम भी 6 महीने का टाइम लेना है।